मानिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सोशल साइंस सामाजिक ज्ञान का जो चैप्टर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 का पढ़ेंगे पार्ट 1। ठीक है, चैप्टर नेम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो चलिए अध्ययन करते हैं इस चैप्टर का, पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम अभी कुछ लघु उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरी प्रश्न का अध्ययन करेंगे। जो आपका पार्ट 2 होगा उसमें हम कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्न का भी अध्ययन करेंगे। वैसे इसमें चैप्टर छोटा है। चलिए तो अध्ययन कर लेते हैं, क्लास में अपनी चलते हैं। में ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है, विशद उत्तरी प्रश्न इसमें नहीं है। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु और दीर्घ दोनों हैं इसमें मतलब। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है और चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देख लीजिए, इसमें लघु और दीर्घ जो प्रश्न है दोनों इसी में शामिल है, इसमें। तो इन क्वेश्चनों को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 3 उदाहरण देकर दर्शाइए कि अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में क्या बदलाव आया। ये आपको बताना है कि हमें ऐसे 3 उदाहरण देने हैं और दर्शाने हैं कि अमेरिका जाने वाले जो नए समुद्री रास्ते थे, ठीक है, उनकी खोज के बाद विश्व में बदलाव क्या आया है, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहली जब इसकी खोज हुई समुद्री रास्तों की, तो सबसे पहला जो बदलाव था वो हुआ कि आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर, ठीक है, आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी में बदलाव आया। सबसे पहले आलू जो थी हमारे देश में होती थी वो यहाँ से बाहर जाने लगी। तो आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी में बदलाव आया। मतलब यूरोप के लोग, उधर के लोग जो थे उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया, उनका भोजन बेहतर हो गया और औसत उम्र बढ़ने लगी। ठीक है, तो क्या था कि आलू जब इस्तेमाल शुरू होने लगी, मतलब शुरू करने पर इधर से उधर जाने लगी, तो यूरोप के गरीबों की जिंदगी में बदलाव आया और उनका जो जीवन था वो बेहतर हो गया और उनकी जो औसत उम्र थी वो बढ़ने लगी। दूसरा था कि गुलामों का व्यापार शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह से जब गुलामों का व्यापार भी शुरू हो गया। और तीसरा कारण था कि यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, इसलिए हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए। यूरोप में क्या होता था कि धार्मिक टकराव अक्सर देखने को मिलते थे। तो बहुत से लोग, जब इस तरह से अमेरिका में समुद्री रास्ते खोज की गई, तो बहुत से लोग यूरोप से भागकर कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, जहाँ पे उनको कुछ टकरावों से और कुछ युद्धों से उनको क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये बदलाव हुए थे हमारे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो दूसरा क्वेश्चन था 19वीं सदी में हजारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने के क्या कारण थे। तो पहला कारण अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा कि यूरोप में अधिकतर जो थी धार्मिक टकराव होते थे, इसके कारण जो यूरोप के लोग थे वो अमेरिका चले गए थे। तो अब इसमें देख लेते हैं पहला कारण क्या था। पहला कारण था कि कार्न लॉ कानून को समाप्त करने के बाद कम कीमतों में सामान का आयात होने लगा। दूसरा, भयानक बीमारियां फैलने लगी यूरोप में। और तीसरा, धार्मिक टकराव, युद्ध। ठीक है, युद्ध जैसी स्थिति होती थी यूरोप में, अधिकतर जो था धार्मिक टकराव होता रहता था। इस कारण वहां के लोग क्या हो गए, अमेरिका को चले गए, मतलब अमेरिका में चले गए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को आकार देने में कौन कौन से कारकों ने सहायता की। तो पहला सामाजिक कारक ने सहायता की, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा था तकनीकी कारक। सामाजिक कारक में क्या था, तो सामाजिक कारक ने खेती करने के लिए अधिक संख्या में लोगों का होना। ठीक है, दूसरा आर्थिक कारक क्या था, तो आर्थिक कारक औपनिवेशिक ने निवेश को बढ़ावा दिया। तीसरा कारण था तकनीकी कारक, मतलब मजबूत परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता पर भी बल दिया। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चौथा क्वेश्चन है रिंडरपेस्ट क्या था, इसने अफ्रीकी लोगों को किस तरह प्रभावित किया। ठीक है, तो रिंडर जो पेस्ट था ये क्या था, इसने अफ्रीकी लोगों को किस तरह प्रभावित किया। तो पहला देख लीजिए, ये खतरनाक संक्रामक रोग था। ठीक है, ये रिंडर पेस्ट था, ये खतरनाक संक्रामक रोग था, जिसे मवेशी प्लेग भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, मवेशी प्लेग भी कहा जाता है। तो ये खतरनाक क्या था।
देख लीजिए इसी का दूसरा जो नंबर है, इसमें ये जो रिंडरपेस्ट था हमारा खतरनाक जो रोग था, ठीक है, या इसे मवेशी प्लेग भी कहते थे। तो दूसरे में 90% से अधिक जो अधिक अफ्रीकी थे मवेशी वो मारे गए, ठीक है, इस रोग के कारण मारे गए, और आजीविका भी इस रोग के कारण नष्ट हो गई, ठीक है, किसी की आजीविका भी नहीं चलने लगी। मतलब जिस तरह से कोरोना वायरस है उस तरह से उस समय ये बीमारी थी जिसे बोला जाता था रिंडर पेस्ट, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए अगर सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में प्रभाव की बात करते हैं तो देख लिए पहला यहाँ पे था आयात शुल्क के कारण, ठीक है, आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेजी से कमी आई, ठीक है। आयात शुल्क, जब आयात शुल्क लगा दिया गया तो ब्रिटेन में भारतीय कपास के जो आयात होता था उसकी तेजी में कमी आई। दूसरा, भारतीय वस्त्रों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। और तीसरा था कि बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पादों के निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश निर्माण से कपास का आयात प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ये मुख्य कारण थे जिसके कारण जो था ब्रिटेन में प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, तो अगला क्वेश्चन था 6 नंबर हमारा क्वेश्चन था, यूरोपीय लोगों के अफ्रीका की ओर, ठीक है, यहाँ पे गलत छपा है, इसे सही कर लीजिएगा, अफ्रीका की ओर है यहाँ पे, ठीक है, और लिख गया है तो और लिख दीजिएगा यहाँ पे, और आकर्षित होने के मुख्य कारण क्या थे। तो क्यों यूरोपीय लोग अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए, तो पहला कारण था कि अफ्रीका में विशाल भू क्षेत्र तथा खनिज के भंडारों का होना। अफ्रीका में विशाल भू क्षेत्र भी था और खनिज के भंडार भी थे, इसलिए जो यूरोपीय लोग थे वो अफ्रीका की ओर आकर्षित होने लगे। दूसरा कारण था कि यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे, ठीक है, तो इसलिए भी वो लोग जो थे वो अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए। तीसरा कारण था कि अफ्रीका में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, ठीक है, तो इसलिए भी जो वो थे वो यूरोपीय लोग अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए। और चौथा कारण था कि अफ्रीका सैन्य शक्ति में भी पिछड़ा हुआ था, ठीक है, तो इस कारण भी यूरोपीय लोग जो थे वो अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए। तो ये मेन 4 कारण थे जिनके कारण जो यूरोपीय लोग थे वो अफ्रीका की ओर आकर्षित होने लगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कार्न लॉ क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए। तो देख लीजिए कार्न लॉ क्या था, तो कार्न लॉ क्या था, मक्का के आयात पर पाबंदी, ठीक है, मक्का के आयात पर पाबंदी ही कार्न लॉ था, ठीक है, क्या था, मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी और इसी पाबंदी को बोला गया कार्न लॉ, ठीक है। यह भूस्वामियों के दबाव में किया गया, किसके दबाव में किया गया, तो ये भूस्वामियों के दबाव में किया गया। लोग इस कानून से नाराज थे क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें जो थी वो बहुत ऊंची थी, ठीक है, तो इसलिए। और चौथा कारण था कि कार्न लॉ की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में आयातित खाद्य पदार्थों की लागत यहाँ पैदा होने के कारण ब्रिटिश किसान आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसी कारण से इसकी समाप्ति हुई थी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है, भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अव्यवस्था में क्यों रहा। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे व्यापार अधिशेष। अब देख लीजिए व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है, तो जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यापार अधिशेष कहा जाता है।
पहला अगर इसके कारण की बात करें तो पहला अव्यवस्था में क्यों रहा ये, तो देख लीजिए 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटेन के बने माल की अधिकता हो गई थी। जब 19वीं सदी चल रही थी तो उस समय भारतीय जो बाजार थे उसमें ब्रिटेन का माल, जो ब्रिटेन से आता था माल, उसकी अधिकता हो गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न एवं कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ था। ठीक है, इसीलिए जो ये थी क्या अव्यवस्था फैली थी। दूसरा कारण था कि लेकिन जो माल भारत बेचा जाता था, जो माल क्या किया जाता था, भारत में भेजा जाता था, उसकी कीमत काफ़ी अधिक होती थी और जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी कम होती थी। इसलिए ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। ठीक है, इसे ही बोला जाता है व्यापार अधिशेष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो वहां पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए पढ़ लेते हैं, देखते हैं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। तो पहला प्रभाव पड़ा था कि युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया। दूसरा क्या हुआ था कि ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अब जापान से भी मुकाबला करना था। तीसरा कारण, अमेरिका से लिए गए कर्जे की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जे में डूब गया। और चौथा कारण था कि युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। इसी समय सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती आरंभ कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक महामंदी के कारण बताइए। तो आर्थिक महामंदी के जो मुख्य मेन कारण है देख लीजिए। इसमें पहला कारण क्या है, तो पहला कारण हमारा है महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। यह संकट 30 के दशक के मध्य बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। युद्धोत्तर विश्व अर्थ, दूसरा कारण था हमारा, ये पहला कारण था। दूसरा कारण था युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। बहुत सारे देशों ने अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से कर्ज लिया। और चौथा कारण था यहाँ पे कि अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। ठीक है, और पांचवा कारण यहाँ पे था कि हजारों जो बैंक थे वो दिवालिया हो गए। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन 11 तक आपको करवाया, 11 नहीं 10 तक करवाया गया है या 11 तक करवाया गया है। तो वहाँ से जो क्वेश्चन थे वो रिपीट हो रहे थे, जो आपको पीछे पढ़ा दिए गए थे वही क्वेश्चन थे, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन नहीं लिया गया। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन लिया गया जो इम्पोर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग सीरियल से नंबर डाल लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी जो हुई थी उसका क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो महामंदी हुई थी, उसका प्रभाव पड़ा था। पहला प्रभाव था कि 1928 से 1934 के बीच देश का जो आयात निर्यात था वो घट गया था, मतलब आधा रह गया था। ठीक है, दूसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमतें 50% तक गिर गई थी। तीसरा कारण था किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, चौथा कारण था कि महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक थी। और पांचवा कारण था कि 1931 में, ठीक है, कितने सन में, 1931 ईस्वी में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष
वह उथल पुथल के दौर में गुजर रहा था। ठीक है, वो असंतोष मतलब संतोष को नहीं फील कर रहा था और असंतोष लग रहा था उसे। ठीक है, और वो उथल पुथल इस तरह से उथल पुथल आया था, मतलब मंदी हुई थी, तो उस तरह से वो उस जिस तरह से इस समय चल रहा है कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, उसी तरह है उस समय भी मंदी जब आई थी तो भारत हमारा था वो क्या था, उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। आगे वाला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को नई दास व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो पहला देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब पहला नंबर यहाँ पे क्या है कि एजेंट मजदूरों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। एजेंट क्या करते थे, मजदूरों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारी देने लगे थे। एजेंटों द्वारा मजदूरों का अपहरण भी कर लिया जाता था। और तीसरा, नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थीं। ठीक है, और चौथा, वेतन बहुत कम था, काम ठीक से ना कर पाने के कारण वेतन जो था वो काट लिया जाता था। पांचवा कारण था कि मजदूरों के पास कानूनी अधिकार हमारा था। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रवाहों का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ लिख लेते हैं, वैश्वीकरण हेडिंग डाल दीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार पूंजी का श्रम में प्रवाह। ठीक है, व्यापार पूंजी का श्रम में प्रवाह वैश्वीकरण का अर्थ होता है। ये आमतौर से काफी वर्षों से चली आ रही है, जो हमारे सामने है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार पूंजी में श्रम प्रवाह। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा हेडिंग डालकर। आगे अब 3 कारण के प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये भी लिखा हुआ है। तो देखिए पहला कारण क्या था, पहला कारण था किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होती है। दूसरा कारण है, पहला प्रभाव व्यापार का होता है, जो मुख्यतः कपड़ों एवं गेहूं के व्यापार तक सीमित था। तीसरा कारण था यहाँ पे कि दूसरा प्रवाह श्रम का है, जिसमें लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिससे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के प्रवाह थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। इस समझौते की अगर बात करें तो ये जो समझौता हुआ था, ये हुआ था 1944 ईस्वी में अमेरिका में स्थित था न्यू हैम्पशायर। ठीक है, वहाँ ये ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में इसकी सहमति मिली थी, ये वहीं पर हुआ था। ठीक है, तो दूसरी बात करें कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना भी हुई थी। और ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। ठीक है, तो ये अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में स्थित ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर इस समझौते को किया गया था। आगे अगर इसकी बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है अफीम युद्ध का क्या अर्थ है। चीन पर अफीम युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो अफीम युद्ध की बात करें, जब इंग्लैंड में चीनियों पर अफीम आयात करने का दबाव डाला तो दोनों देशों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया तथा जिसको ही अफीम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, अफीम युद्ध कहा जाता है। अगर यहीं पे बात करें इसके प्रभावों की, तो चलिए इनके प्रभाव। चीन पर अफीम युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो चीन पर प्रभाव पड़ा, पहला प्रभाव चीन पर पड़ा कि चीनियों का शारीरिक व नैतिक पतन हुआ। चीनियों का क्या हुआ, शारीरिक व नैतिक पतन हुआ। चीन को हर जाने के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े। ठीक है, ये भी करना पड़ा, ये प्रभाव था चीन के अफीम युद्ध का चीन में प्रभाव। और तीसरा था बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। ठीक है, ये था अफीम युद्ध का चीन पर प्रभाव। तो यही से हमारे जो क्वेश्चन थे दीर्घ उत्तरीय वो विंड होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय। चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं।
देखिए अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लेते हैं इसी चैप्टर के। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हम लघु उत्तरी में पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रिंडरपेस्ट क्या है। तो रिंडरपेस्ट के बारे में बात करें तो रिंडरपेस्ट क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, एक आदमी, एक बीमारी, एक स्थान, एक स्मारक। तो रिंडरपेस्ट यहाँ पे होगा एक बीमारी। आपने पढ़ा था अभी कि रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जो एक मवेशी प्लेग भी बोली गई थी। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन था इनमें से कौन मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, मित्र जो आपस में थे वो कौन से राष्ट्र थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये आपस में मित्र राष्ट्र थे। कैसे राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 था कि दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है। तो दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो किदवंतियों की बदौलत सोने का शहर था। क्या था, किदवंतियों की बदौलत सोने का शहर था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस देश के पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है। ठीक है, निम्न में से किस देश के पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है। तो किस देश के पास है, तो ये अधिकार जो है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग अलग पड़ने लगा। तो ये थी 15वीं शताब्दी, मतलब 15वीं सदी। 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग अलग पड़ने लगा। ठीक है, आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है। तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कार्न ला लागू किया था। तो ये देश था हमारा, कौन सा देश था, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कार्नला लागू किया था। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। तो लगभग 500 साल पहले आलू की फसल का जो ज्ञान था वो हमारे पूर्वजों को नहीं था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। ये गिरी थी महामंदी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया था। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, निम्न में से पर्यटकों ने सिल्क रूट का जो प्रयोग है वो नहीं किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही होगा। अब देख लीजिए अगले क्वेश्चन हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो चलिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये 1 नंबर वाले ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। तो देखिए मित्र राष्ट्र जो आपस में थे वो कौन कौन से थे। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस दो थे, वो क्या थे, मित्र राष्ट्र थे। दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है, तो किदवंतियों की बदौलत सोने का शहर था। अगर देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे किस देश के पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार था। तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। तो आलू की फसल के बारे में ज्ञान नहीं था। कौन से 2 आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया। पहला था भाप इंजन, दूसरा था रेलवे। इन दोनों आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया। ठीक है, 6 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। ये गिरी थी किसके कारण, महामंदी के कारण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या था,
क्वेश्चन नंबर 7 था, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 था, उस यूरोपीय देश का नाम लिखिए जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की। तो वो यूरोपीय देश था स्पेन, जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने के बाद देने वाले कोई 2 कारक बताइए। तो यहाँ पे 3 कारक आपको दे दिए गए। पहला व्यापार था, दूसरा काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग थे, और तीसरी थी पूंजी। ठीक है, तो ये हमने आज अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन और कुछ हमारे लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी हमने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए, जो आज की क्लास हमारी थी यहीं से हमारी क्लास आज की फिनिश होती है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। तो चलिए, अब अगली क्लास में मिलेंगे।